हेलो दोस्तों, क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से वेलकम है। अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जैसा कि आपको पता है कि हम उत्तराखंड से संबंधित जो पोर्शन हैं जो कि तमाम यहाँ की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसकी तैयारी अभी हम अपनी शुरुआती वीडियो लेक्चर सीरीज के अंतर्गत कर रहे हैं। और इसमें हमने कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर उसको मैं यहाँ दोबारा से एक उसका ग्राफ बनाऊं तो हमने उत्तराखंड के इतिहास वाले सेगमेंट के अंतर्गत कुड़िंद शासन से लेकर, जो कि उत्तराखंड के हिस्से में एक महत्वपूर्ण एक राजनीतिक इकाई थी, सबसे पहले देखी गई थी, तो वहाँ से लेकर हमने एक बहुत बड़े कालखंड को कंप्लीट करा है। और वहाँ से हमने कार्तिकेयपुर राजवंश को भी देखा। इसके अलावा हमने कत्यूरी शासन जो रहा है उसको भी कंप्लीट किया है। और फिर उसके बाद हमने मध्यकालीन उत्तराखंड के पोर्शन को जो मध्यकालीन उत्तराखंड का इतिहास है उसको भी हमने कवर किया है। और इसी के अंतर्गत हमने कुमाऊं में जो चंद्र शासन था, चंद्र काल था, चंद्र शासन जो हुआ करता था, उसको हमने अच्छे तरीके से समझा। और यहाँ पर हमने सोमचंद्र से लेकर महेंद्र चंद्र तक के कार्यकाल को भी अच्छे से कवर किया है। इसके अलावा हमने पवार कालीन इतिहास को भी देखा है, जिसमें कि हमने सबसे पहले कुल मिलाकर कनकपाल से लेकर जो प्रद्युम्न शाह तक का शासनकाल था उसको भी हमने उसके समय की जितनी भी राजनीतिक घटनाक्रम था उसको हमने अच्छे से कवर कर लिया है। इसके अलावा हमने, क्योंकि प्रद्युम्न शाह के बाद जो पवारों की राजधानी थी वो हमने देखी थी, वो श्रीनगर से अंग्रेज़ों की वजह से टिहरी रियासत के रूप में टिहरी में स्थापित हो जाती है। और फिर यहाँ पर हमने सुदर्शन शाह से लेकर जो टिहरी रियासत की कहानी थी, मानवेंद्र शाह तक का जो पोर्शन था वो भी हमने यहीं पर कवर किया है। और इसके बाद क्योंकि ये हम देखते हैं कि जब प्रद्युम्न शाह का शासन होता है, वहीं पर हमें कुमाऊं और गढ़वाल में गोरखों का आधिपत्य स्थापित होता दिखता है। और ये भी हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा है कि कुमाऊं में 1790 में और गढ़वाल में 1804 में गोरखा शासन स्थापित होता है। और ये दोनों गोरखा शासन 1815 तक चलते हैं। तो यहाँ तक का पूरा हमने एक पूरा जो उत्तराखंड के इतिहास से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण सामग्री थी उसको हमने कवर किया है। विभिन्न तरह की जो परीक्षाएं हैं उसमें ये अलग अलग डिग्री के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो एक ये जो हमारा था कुड़िंद शासन से लेकर अंग्रेज़ों के आगमन तक के उत्तराखंड के इतिहास को हमने अभी तक कवर कर लिया है और उसको अच्छे से समझ लिया है। यहाँ से जो प्रश्न बने हैं वो मैंने अपने अभी तक के जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर हैं उसमें मैंने कवर करे हैं। और उत्तराखंड के इतिहास के अलावा जो उत्तराखंड का भूगोल वाला सेगमेंट था वो भी इससे पहले बताया जा चुका है। तो अब हम उत्तराखंड के संबंधित जो जानकारियों वाला पोर्शन है उसमें एक बहुत अच्छा मटेरियल हमारे पास उपलब्ध हो चुका है। तो अब हम, क्योंकि हमने देखा कि गोरखों का जो शासन था वो 1815 में समाप्त हो जाता है, किसके बाद? संगोली की संधि के बाद। तो उसके बाद क्या स्थिति होती है अब हमें वो देखनी है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा आज के वीडियो लेक्चर में, वो टॉपिक होगा वो हमारा जो पहला टॉपिक होगा
वो कहा जाएगा उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक हमारा अब जो शुरू होता है वो उत्तराखंड में जो अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटिश शासन था, उसको हमें देखना है। तो ये जो टॉपिक होगा वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब हम मध्यकालीन उत्तराखंड के इतिहास को छोड़ते हुए आधुनिक उत्तराखंड का जो इतिहास है उसको कवर करने की दिशा में अब हम आगे बढ़ेंगे। किस तरीके से ब्रिटिश शासन यहाँ पर स्थापित हुआ था और वो हमने देखा था, वो हमने यहाँ पर समझा था कि 1815 ये जो टाइम है इसमें कई सारे जो लड़ाइयाँ थी छोटी मोटी वो हुई थी अंग्रेज़ों, एंग्लो, गोरखा वॉर हमने देखा था। और इस वॉर के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने यमुना सतलज के बीच के क्षेत्र को, जो कि सिरमौर के इलाके में पड़ता था, मलावगढ़ की संधि के द्वारा प्राप्त कर लिया था। मलावगढ़ की संधि के द्वारा प्राप्त कर लिया था, ये हमने देखा था। इसके अलावा हमने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि यमुना नदी से लेकर यमुना नदी के आसपास का जो दून का इलाका था यहाँ पर कैप्चर हो गया था, अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया था। और हम यहाँ पर हमने खलंगा के भी युद्ध को देखा था। और इसके बाद जो है जो हमारा काली नदी का क्षेत्र था, काली नदी और जो कुमाऊँ का रीजन था वहाँ पर भी अंग्रेज़ों के कब्जे हो गए थे। और 2 दिसंबर 1815 को संगोली की संधि के बारे में हमने चीज़ें पढ़ी थी। तो इस संधि के माध्यम से पूरे के पूरे कुमाऊँ और गढ़वाल वाला जो पोर्शन था वो किसके हाथ में चला गया था? ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाता है। तो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे होती है उसकी कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि जब ब्रिटिश शासन के अधीन हमारा उत्तराखंड आ जाता है तब कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में किस तरह के परिवर्तन देखे जाते हैं। क्योंकि आज जो हम उत्तराखंड के अंतर प्रशासनिक संरचना देख रहे हैं उसकी बुनियाद भले हमारे संविधान पर टिकी हो, लेकिन वो संविधान एकदम 1950 में नहीं बनता है। उसके पीछे की जो कड़ी है वो उसी ब्रिटिश शासन और भी ज़्यादा अगर पीछे देखें तो हमारे प्राचीन इतिहास से भी जाकर जुड़ती है। तो वो हमारी जो कई वर्षों की जो एक तरह से अनवरत यात्रा थी उसका परिणाम है हमारा संविधान। तो संविधान के तहत खासतौर से उत्तराखंड के पोर्शन में जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं आज दिखाई देती हैं उसका बहुत बड़ा पोर्शन इसी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत निर्मित हुआ है। तो अब हम जो यहाँ से ब्रिटिश शासन को पढ़ेंगे वो आज के उत्तराखंड के प्रशासन को समझने में भी मदद करेगा। इस समय जो व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं उसको भी वो समझने में हमें मदद करेगा। तो अब हम शुरू करते हैं जो ब्रिटिश शासन था। क्योंकि जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर नियंत्रण हो गया तो ये पूरा कुमाऊँ कमिश्नरी का रीजन बना और कुमाऊँ में एक जो थे यहाँ पर एक कमिश्नर नियुक्त किए जाने लगे। वो कमिश्नरों की एक लिस्ट है जिसमें से महत्वपूर्ण जो कमिश्नर हैं वो हम अपने इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत फॉलो करेंगे। तो ये इस टॉपिक का पूरा अपना बैकग्राउंड था जिसको मैंने पीछे से अभी कनेक्ट कराया है। अब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा जो
ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ उसके बाद जो एक कुमाऊं कमिश्नरों की हम कहेंगे जो एक श्रृंखला थी उसकी शुरुआत होगी, जिसके अंतर्गत यहां हम देखते हैं कुमाऊं कमिश्नर्स के अंतर्गत उत्तराखंड में प्रशासनिक न्यायिक परिवर्तनों की शुरुआत देखने को मिलती है। तो ये देखेंगे, और हमें जो ये कुमाऊं कमिश्नर हैं, ये जो कुमाऊं कमिश्नर्स हैं, ये कुल मिलाकर 1815 से लेकर हमें 1949 तक कुमाऊं कमिश्नरों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला देखने को मिलती है। और उसमें से जो महत्वपूर्ण कुमाऊं कमिश्नर्स हैं वो हमें अब फॉलो करने होंगे। तो उसमें से मैं कुछ नाम है वो लिखाता हूं, जैसे कि एडवर्ड गार्डनर, ये कुमाऊं कमिश्नर जो थे ये 1815 टू 1816 तक रहे थे। ये पहले कुमाऊं कमिश्नर के रूप में घोषित किए जाते हैं। अभी मैं सिर्फ एक लिस्टिंग कर देता हूं। जो शुरुआती 6 कुमाऊं कमिश्नर रहे हैं उनके शासनकाल में ही आधुनिक उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का नवाचार जो हुआ था उसकी स्थापना हो चुकी थी। तो हमें इन्हीं 6 को ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। तो ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल जो हुआ करता था उसमें जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत बड़े सुधार हुए वो इन्हीं कमिश्नरों के समय हुए थे। तो एडवर्ड गार्डनर, विलियम ट्रेल, इसके बाद आते हैं जिनका कार्यकाल 1817 से 1835 तक रहता है। पहले ये एडवर्ड गार्डनर के सहायक के रूप में नियुक्त होते हैं 1815 में ही, लेकिन फिर 1 साल के बाद ही वो विलियम ट्रेल के पास पूरा चार्ज आ जाता है। इसके बाद हमें एक कर्नल गोबान का शासन देखने को मिलता है जो 1836 टू 1838 ईस्वी के बीच में कुमाऊं कमिश्नर के रूप में ये नियुक्त होते हैं। हमें इनका भी कार्यकाल देखना है। इन 3 के बाद ये जो पहले थे, दूसरे और ये जो तीसरे थे, इनके बाद जो एक क्रम देखने को मिलता है उसमें जो चौथा नंबर आएगा वो होगा हमारे जो कमिश्नर होंगे लुशिंगटन, इनका शासन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये शासन 1838 से लेकर ये जो पूरा काम है वो 1838 या इसको प्रॉपरली हम जाने तो 1939 टू 1848 तक का ये पूरा कार्यकाल इनका रहेगा। इनको भी हम कवर करेंगे। इसके अलावा लुशिंगटन के बाद जो अगले हमारे कमिश्नर कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त होते हैं 1848 में, वो होते हैं बैटन। तो ये जो हैं बैटन, इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 1848 टू 1856 रहता है। ये 5वें कुमाऊं कमिश्नर होंगे। और उसके बाद जो 6ठे नंबर पर कुमाऊं कमिश्नर आते हैं उनका नाम है हेनरी रैमजे। ये हेनरी रैमजे हैं। इनका कार्यकाल 1856 से लेकर 1884 के बीच में हमारे कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत देखा जाता है। और ये जो महत्वपूर्ण हमारे जितने भी कुमाऊं कमिश्नर्स रहे हैं इनका कार्यकाल, ये जो शुरुआती 6 कुमाऊं कमिश्नर हैं इनका जो कार्यकाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को हमें यहाँ पर कवर करना है।
तो अब इन जो कुमाऊं कमिश्नर्स को हमने देखा है, इन्हीं को हमें बारी बारी से कवर करना होगा। इनसे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हमें यहाँ पर देखने होंगे। तो इन कुमाऊं कमिश्नर से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको अब हम शुरू करते हैं। तो ब्रिटिश शासन की जो बुनियाद थी वो इन्हीं कुमाऊं कमिश्नर्स के द्वारा मजबूत की गई उत्तराखंड के रीजन में, और इन्हीं के द्वारा जो तमाम तरह के प्रशासनिक हो गए, एक तरह से हम कह सकते हैं जो फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर था उत्तराखंड का, एक आधुनिक राज्य बनाने की जो नींव थी वो विधिवत रूप में इन्हीं के समय शुरू हुई। तो इन्हीं सारे कमिश्नर्स को हमें फॉलो करना है अच्छे तरीके से। और उसके बाद के जो कमिश्नर्स हैं, हेनरी रैमजे से लेकर के.एल. कपूर तक के, तो उनको हमें के.एल. मेहता तक के, तो उनको हमें कुल मिलाकर सिर्फ पॉइंट वाइज फॉर्म में देखना होगा। तो पहले हमारे जो कुमाऊं कमिश्नर हैं वो ई गार्डनर हैं, उनको अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो हमें जो देखना है वो हैं कुमाऊं जो ये कुमाऊं कमिश्नर्स हैं उनके कार्यकाल को हमें यहाँ पर कवर करना है। तो सबसे पहले कुमाऊं कमिश्नर जो थे उनके समय को अब हम लेके चलते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो होगा एडवर्ड गार्डनर। इनके टाइम को हमें देखना है। तो सबसे पहले इनके बारे में जो हमें चीज़ देखनी है ये है कि ये पहले कुमाऊं मामलों का जो एक कमिश्नरी बनाई गई थी उसके पहले कमिश्नर थे। तो ये हम लिखेंगे कि संगोली, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि गोरखों पर ब्रिटिश विजय के बाद, गोरखों पर ब्रिटिश विजय के बाद, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 3 मई 1815 को कुमाऊं मामलों के कमिश्नरी का गठन कर पहले कमिश्नर नियुक्त हुए। कौन? तो उसका आंसर हमें पता है, ई जो गार्डनर थे वो पहले कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। तो हमने देखा था कि जब गोरखों ने अपना क्षेत्र अंग्रेजों के हाथों गंवा दिया तो 3 मई 1815 ये जो टाइम है कि 3 मई 1815 को कुमाऊं मामलों के कमिश्नरी का गठन कर पहले कमिश्नर के रूप में ई गार्डनर को नियुक्त किया गया था। तो ये इनके समय का जो पहला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट था ई गार्डनर का, वो ये है कि कुमाऊं मामलों की जो एक कमिश्नरी गठित की गई थी
क्योंकि ये पृथक कोई कमिश्नरी नहीं थी, इससे पहले ये जो इलाके थे वो गोरखों के अधीन थे और उसके नीचे जो मैदानी कमिश्नरियाँ थीं उसी के अधीन ये पोर्शन करे गए थे और उसमें से ही जो कुमाऊं के क्षेत्र से संबंधित मामले थे वो ई गार्डनर के अधीन कर दिए गए। अलग कमिश्नरी के रूप में इसको नहीं माना जाएगा। कुमाऊं मामलों की जो एक कमिश्नरी मैदानी कमिश्नरियों के अंतर्गत ही नियुक्त की गई थी, निर्मित की गई थी, उसके ये पहले कमिश्नर थे ई गार्डनर। तो ये ई गार्डनर जो थे इनका हमें कार्यकाल अगर लिखना होगा तो पहला पॉइंट ये हमने इनके बारे में समझा। दूसरे स्तर पर हम समझ सकते हैं इनका जो कार्यकाल था वो क्योंकि ये 3 मई को तो 1815 में ये कमिश्नरी के पद पर विराजित हुए थे और 1816 में ही इनको वो पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ वो अभी देखेंगे हम। तो इनका जो कार्यकाल था वो यही 2 सन जो हैं 1815 और 1816 का वही माना जाएगा। और उसके बाद ये हम कह देंगे कि फरवरी 1816 में इन्हें पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कहाँ जाना पड़ा था? नेपाल के काठमांडू में नियुक्त होना पड़ा था। तो ये हम देख रहे हैं क्योंकि ई गार्डनर हैं तो इन्हीं के समय हमने देखा था कि 2 दिसंबर 1815 को संगोली की संधि होती है। किसके बीच में वो हमने अच्छे से समझा है। लेकिन इस संधि को प्रभावी करने के लिए अब नेपाल के राजा के साथ समझौता या उसको ये संधि औपचारिक रूप से उस पर सहमति देने की कोशिश की गई। तो फिर अप्रैल 1816 में संगोली की संधि पूर्णतया जो थी वहाँ से प्रभावी हुई और फिर इनको पॉलिटिकल एजेंट के रूप में किनको ई गार्डनर को काठमांडू में नियुक्त किया गया। तो ये 2-3 इनसे जुड़े हुए एडवर्ड गार्डनर के प्रमुख हमारे पास पॉइंट्स हो जाएंगे, जिसमें कि 3 मई 1815 को इनकी नियुक्ति हुई थी और इन्होंने जो है अगर हम देखें तो इनके समय, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो मात्र इनका कार्यकाल 9 माह का ही था, हम यहाँ से टैली कर सकते हैं। तो इस 9 माह के कार्यकाल में इन्होंने ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल कार्य ही किए। पॉलिटिकल कार्य का मतलब ये था कि गोरखों के साथ संवाद करना और यहाँ पर हमें उनका जो पॉलिटिकल स्टेप था वो एक तरीके से बुनियाद जो थी ब्रिटिश शासन की वो स्थापित करने का उन्होंने काम किया था। तो इस वजह से उनके समय पर ज़्यादा पॉलिटिकल काम ही हुए थे। किसके समय पर? ई गार्डनर के समय। और इसीलिए अगर हम देखेंगे कि इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम किया वो बहुत कम था, इसीलिए इनको वास्तविक पहला जो कमिश्नर है वो नहीं माना जाता है। वो बाद में विलियम ट्रेल को माना जाएगा। लेकिन इन्होंने तो एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने, हम यहां समझ सकते हैं कि 9 तहसीलों और 5 थानों का निर्माण इनके समय हुआ था। तो ई गार्डनर और ई गार्डनर के समय मेनली जो था वो पॉलिटिकल मूव ही उठाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। वही पुरानी गोरखों की ही व्यवस्था, चंद्र और पंवार राजाओं की व्यवस्था अगले 1-1.5 साल तक बनी रहेगी। लेकिन इनके समय एक जो अनदर एक फैक्ट है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि इनके सहायक के रूप में, जो पहले भी हमने देखा है कि ई गार्डनर, एडवर्ड गार्डनर के समय इनके सहायक आयुक्त के रूप में, कमिश्नर मतलब आयुक्त, सहायक आयुक्त के रूप में विलियम ट्रेल की नियुक्ति हो जाती है 8 जुलाई 1815 को। तो ये भी हमें यहाँ पर देख लेना है
कि जो इनके बाद बनने वाले कमिश्नर है विलियम ट्रेल, वो मूलतः एक सहायक आयुक्त के रूप में ई गार्डनर के समय ही नियुक्त कर दिए जाते हैं 8 जुलाई 1815 को। तो ये तमाम फैक्ट हैं हमारा ई गार्डनर से जुड़ा हुआ, जिसमें कि हमने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये जो शासनकाल रहा है इनका, चाहे हम विलियम ट्रेल की बात कर लें, वो भी सहायक आयुक्त के रूप में हमें दिख रहे हैं ई गार्डनर के समय ही। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हमने जो यहाँ पर देखी हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी हैं। तो ये जो शुरुआती मैंने यहाँ पर बताया कि इनका जो कार्यकाल था वो 9 माह का माना जाता है, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। दूसरा, 3 मई को इनकी नियुक्ति हुई थी कमिश्नर के रूप में, ये एक प्रश्न हो सकता है। पॉलिटिकल एजेंट के रूप में इनको कहाँ भेजा गया था? काठमांडू, ये एक अच्छा यहाँ पर प्रश्न बनते दिखता है। तो जो हमारा एडवर्ड गार्डनर था, उससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो हमने यहाँ पर देखा। ये जो हमने देखा है वो हमें महत्वपूर्ण रूप से यही हमारे कुछ बात यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक जो इनके समय कहा जा सकता है कि जो मिजहारी नाम का टैक्स हुआ करता था, इस मिजहारी नाम के टैक्स को समाप्त करने वाला भी ई गार्डनर था। इसके अलावा इसने एक कुप्रथा, बाल विक्रय प्रथा जो थी, इसको भी इसी के समय ई गार्डनर जो ये हमारा कमिश्नर है उसी के समय हम कह सकते हैं समाप्त किया गया। तो ये तमाम फैक्ट जुड़े हुए हैं ई गार्डनर से। अब हम अपने दूसरे कमिश्नर विलियम ट्रेल को पढ़ते हैं। तो ये हमने ई गार्डनर को कवर किया। अब हम अपने तो अब हमारा जो दूसरा कुमाऊं कमिश्नर है वो है विलियम ट्रेल। विलियम ट्रेल, जिनका एक कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जो कार्यकाल है वो 1817 से लेकर 1835 के बीच में माना जाता है। तो इनसे जुड़ा हुआ जो पहली चीज़ हम समझेंगे वो ये कि विलियम ट्रेल, तो पहले जो हमने एक पॉइंट पहले लिखा है वही लिखा जा सकता है कि सहायक आयुक्त के रूप में विलियम ट्रेल की नियुक्ति जो थी वो 8 जुलाई 1815 को ही हो गई थी और वो ई गार्डनर के अधीन एक सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए थे। लेकिन जो ये कमिश्नर आयुक्त बनाए गए वो 1817 में बनाए गए और वहाँ से ये 1835 तक रहे और इनको कुमाऊं मंडल का या कुमाऊं कमिश्नरी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये वैसे संख्या के क्रम में तो दूसरे कुमाऊं कमिश्नर थे, लेकिन चूंकि ई गार्डनर का जो कार्यकाल था वो बहुत कम समय के लिए था, उसको काठमांडू जाना पड़ा। तो उसके बाद इन्हीं के जो सहायक थे विलियम ट्रेल, उनको कुमाऊं कमिश्नरी की बागडोर दे दी गई और उन्हीं के समय बहुत तरह के जो प्रशासनिक कार्य थे वो विलियम ट्रेल के द्वारा कराए गए। तो एक बड़ा लंबा कार्यकाल इनका था और कुल मिलाकर अगर देखा जाएगा तो ये 1815 से लेकर 1835 तक सहायक आयुक्त और आयुक्त के सभी वर्ष मिलाकर इन्होंने कुल मिलाकर उत्तराखंड में 20 वर्षों का इनका इनका निवास रहा था। 20 वर्ष तक ये उत्तराखंड में रहे थे और विलियम ट्रेल के समय
जितने भी प्रशासनिक कार्य हुए, यहाँ हम देखेंगे कि जो भी प्रशासनिक कार्य हुए, चाहे वो राजस्व प्रशासन को लेकर रहा हो, सामान्य प्रशासन को लेकर रहा हो, या इसके अलावा भी हम देख सकते हैं भू बंदोबस्त, जिसमें हम कह सकते हैं भू बंदोबस्त रहा हो, इसके अलावा वन प्रबंधन की बात रही हो, ठीक, इसके अलावा सड़कों पुलों का निर्माण रहा हो। तो ये जो तमाम चीज़ें इनके समय पर की गई, वो, इसके अलावा न्यायिक व्यवस्था भी रही हो, न्यायिक व्यवस्था जो रही हो, इन तमाम बातों का जो आधारशिला थी वो हम देखेंगे, वो हम पाते हैं, वो विलियम ट्रेल के द्वारा ही रखी गई थी। तो विलियम ट्रेल का जो शासनकाल था वो सहायक आयुक्त और आयुक्त के रूप में मिलाकर 20 वर्षों का था, 1815 से 1835 के बीच में, लेकिन वो कुमाऊं कमिश्नर के रूप में 1817 से 1835 तक रहते हैं। और इन 2 वर्षों के बीच में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन 20 वर्षों के बीच में उन्होंने कुमाऊं में तमाम तरह के प्रशासनिक कार्य किए, जिसमें कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, सामान्य प्रशासन की बात की जाए, वन प्रबंधन की बात की जाए, सड़कों और पुलों के निर्माण की बात हो, ये तमाम तरह के जो चीज़ थे वो उनके समय पर किए गए थे। प्रशासन का एक भी क्षेत्र उनके द्वारा छोड़ा नहीं गया और नई तरह की चीज़ें यहाँ पर रखी गई। तो वो जो नई तरह की चीज़ें थीं उसको पॉइंट वाइज फॉर्म में अब हम विलियम ट्रेल के शासनकाल से संबंधित प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे, तो उस क्रम में हम उसको पढ़ लेंगे। तो अब हम विलियम ट्रेल के समय जितने भी तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं उसको हम देखते हैं। तो विलियम ट्रेल की जो बात की जाएगी, ये विलियम ट्रेल कुल मिलाकर अगर देखा जाएगा एक तो इनके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हमने अभी देखा विलियम ट्रेल से जुड़ा हुआ, वो ये था कि इनको कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है। तो कुमाऊं का जो वास्तविक कमिश्नर है वो विलियम ट्रेल को कहा जाता है, ये हमने अभी देखा है। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है कि इन्होंने जो राजस्व क्षेत्र था उसमें कुछ बुनियादी परिवर्तन करे। इनके द्वारा कुमाऊं मंडल को छब्बीस परगनों में बांटा गया था। तो कुमाऊं मंडल को 26 परगनों में बांटने का काम विलियम ट्रेल के ही समय पर किया गया था। और इनके समय जो संवत 1880 यानी कि 1823 ईस्वी, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि संवत 1880 या जिसको हम तिथि में 1823वीं वर्ष के रूप में समझ सकते हैं, में एक भूमि बंदोबस्त कराया गया। भूमि बंदोबस्त। तो ये जो 1823 ईस्वी का बंदोबस्त था, भूमि बंदोबस्त था, वो विलियम ट्रेल के ही समय हुआ और इस बंदोबस्त को 80 साला बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये है 80 साला बंदोबस्त जो कि कुमाऊं मंडल में कराया गया था, जो उस समय कुमाऊं कमिश्नरी थी उसमें कराया गया था, संवत 1880 में कराया गया, इसीलिए इसको 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है, जो 1823 में हुआ था। अगली जो बात है विलियम ट्रेल से जुड़ी हुई वो ये कि टोटल हम देखेंगे, क्योंकि ये इसका जो कार्यकाल था, खाली अभी हम रिवेन्यू वाले क्षेत्र को ही देख रहे हैं, तो विलियम ट्रेल 1815 से लेकर 1835 तक किसी न किसी रूप में कुमाऊं में प्रशासन अपने हाथ में रखता है। तो उसके समय उसने 1833 तक, ये टाइम है, ये जो वर्ष है 1833 का, वहां तक इसने क्या करा था, 1833 तक ब्रिटिश क्षेत्र या ब्रिटिश जो कमिश्नरी थी ये कुमाऊं गढ़वाल की, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कुमाऊं कमिश्नरी, कुमाऊं कमिश्नरी में कुल 7 बंदोबस्त करा दिए थे। तो विलियम ट्रेल, जिसको जब वो ये पोर्शन उसको प्राप्त होता है कमिश्नरी के रूप में, तो उसके पास एक तो गोरखों की समय की जो भू प्रबंधन था वो बहुत ही अस्त व्यस्त था, तो वहाँ से उसको बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि उसको विरासत में बहुत अच्छे जो थे भूमि प्रबंधन की चीज़ें नहीं मिलती हैं अभी, क्योंकि 1892 का जो समय था, 1791-92 में जो कार्नवालिस ने 1791-92 में जो कार्नवालिस के द्वारा स्थायी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी, तो उसको क्या इन क्षेत्रों में लागू किया जाए, इस पर तमाम तरह की बातें चल रही थी अभी। तो उसी बीच में, क्योंकि ये जो हिस्सा था, ये हमारा जो कुमाऊं का हिस्सा था, वो नॉन रेगुलेटेड क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। तो इसलिए अगर हम देखेंगे तो अभी जो प्रशासक हुआ करता था उसी के पास काफ़ी सारी पावर थी, इसको हम बाद में देखेंगे अभी। लेकिन अभी तक जो भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था थी वो इसी ट्रेल के दिमाग की उपज थी, और इसने अभी तक 1833 तक अपने शासनकाल में पूरे के पूरे कुमाऊं कमिश्नरी ने 7 बंदोबस्त करवा दिए थे। जबकि अगर हम ये देखें कि जो जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, जिसको अलग अलग नामों से संयुक्त प्रांत या नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के रूप में, या उससे भी पहले जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि नॉर्दर्न प्रोविंस कहा जाता था बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन, तो अभी तक हम देखेंगे कि यहाँ पर नॉर्दर्न प्रोविंस के अंतर्गत जो पहला, अभी पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी में ही देखें तो पहला जो भूमि बंदोबस्त हुआ था वो हुआ था 1833 के रेगुलेशन 9 के द्वारा। तो जब बंगाल प्रेसिडेंसी में पहला भूमि बंदोबस्त विधिवत तरीके से हो रहा है 1833 में, तो तब तक तो विलियम ट्रेल ने कुमाऊं में 7 भूमि बंदोबस्त करा दिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 80 साला बंदोबस्त था वो हमने यहाँ पर देखा है। तो ये विलियम ट्रेल की ही विद्वता थी, उसकी समझ थी, जो उसने इतने अच्छे तरीके से भूमि प्रबंधन की दिशा निर्धारित कर दी कुमाऊं के हिस्से में। अब इसके अलावा जो हमें कुछ चीज़ें देखनी हैं वो हैं कि इसी रेवेन्यू से जुड़ा हुआ एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी खोज थी वो क्या थी, वो हम अब देखेंगे। तो
एक बात जो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो विलियम ट्रेल था उसने उत्तराखंड के पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों, पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है तो इस पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासनिक जो दायित्व थे उसके निर्वहन करने के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था का प्रयोग किया, एक नवाचार उसमें वो लाया, वो प्रशासन में नवाचार लाया। और ये जो व्यवस्था थी उसको कहा जाता है रेवेन्यू पुलिस की ये व्यवस्था होती थी। तो विलियम ट्रेल के समय, क्योंकि इससे पहले जो चंद्र का शासन होता था, चंद्र शासन, उसमें कानूनगों के पद नियुक्त होते थे, लेकिन वो वंशानुगत हुआ करते थे, उनको उस स्तर की प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। लेकिन इसके समय पर ये जो रेवेन्यू पुलिस थी उसका सृजन किया गया और इसमें जो पर्वतीय क्षेत्रों में पटवारी का पद होता था उन्हीं को तमाम तरह के पुलिस संबंधी, तो इनको क्या काम दिया जाता था, इनको पुलिस संबंधी काम भी करने पड़ते थे। इसके साथ साथ इन्हें लगान की वसूली जैसा काम भी करना पड़ता था। इनको तहसील संबंधी कार्यों में भी लगाया जाता था और इनको जैसे कि जो कोई मृत्यु होती है उसकी रजिस्ट्रेशन, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो भी इनको दे दी जाती थी। तो ग्रामीण क्षेत्र हुआ करते थे, उनमें अतिरिक्त कोई ऐसा काम होता नहीं था, तो रेवेन्यू पुलिस का जो काम था वो इनको दे दिया जाता था। तो ये भी किसके समय पर हुआ था, विलियम ट्रेल के ही समय पर हुआ था। और ये उत्तराखंड से संबंधित एक विशिष्ट ये एक प्रयोग माना जाता है और आज भी ये चलता है और पूरे भारत में, तो ये भारत में उत्तराखंड का एक विशिष्ट प्रयोग है प्रशासन की अंतर्गत, जिसमें एक पटवारी, एक जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसको पुलिस का भी काम दे दिया जाता है। रेवेन्यू पुलिसिंग शुरू होती है और ये तमाम तरह की चीज़ें विलियम ट्रेल के ही समय हमें देखने को मिलती हैं। तो अब विलियम ट्रेल से जुड़ा हुआ कुछ बहुत अच्छे पॉइंटर्स हैं, उनको भी हम कवर करते हैं। तो विलियम ट्रेल जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रशासक है कुमाऊं कमिश्नरी का, कुमाऊं कमिश्नरी को जो सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो विलियम ट्रेल बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे से संबंधित जो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट हैं वो मैं यहाँ पर लिखाता हूँ, जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। एक तो ये कि अल्मोड़ा जेल, इस अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में होती है। किसके समय पर, विलियम ट्रेल के समय पर। तो याद करते चलें कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में विलियम ट्रेल के समय होती है। इसके अलावा पौड़ी जेल की स्थापना 1921 में किसके समय होगी, विलियम ट्रेल के समय। तो ये कुछ जेल के स्थापना से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो हमने यहाँ पर देखे हैं। इसके अलावा अगर हम ये देखेंगे कि इसी के समय एक रेगुलेशन 10, इसको ऐसी नाम से याद रख लें, जिसमें कि ट्रेल को फौजदारी मामलों को भी सुनने का अधिकार ट्रेल को प्राप्त हो गया। ये रेगुलेशन 10 के माध्यम से विलियम ट्रेल को मिला था। तो ये 3 हमने जबरदस्त फैक्ट विलियम ट्रेल से संबंधित पढ़े थे। और इसके अलावा
क्योंकि रेवेन्यू पुलिस का जनक किसे कहा जाता है ये तो हमने देख ही रखा है, विलियम टेल को, उसी के समय ये सारी स्थापना हुई थी। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि आबकारी विभाग की स्थापना इसी विलियम टेल के समय हुई थी 1822 को। तो ये एक अनदर फैक्ट है, आबकारी विभाग 1822 में निर्मित होता है ब्रिटिश शासन के अधीन, और उस समय जो कुमाऊं के कमिश्नर हुआ करते थे वो विलियम टेल हुआ करते थे। विलियम टेल के द्वारा 1828 में जो जंगलों से वनों से संबंधित कुछ बदलाव हुए, जिसमें उन्होंने साल के वृक्ष, जिसकी बहुत अंधाधुंध कटाई शिवालिक के श्रेणी में होती थी, तो साल के वृक्ष की कटाई पर पाबंदी लगाई गई, किसके द्वारा? विलियम टेल के द्वारा। तो ये भी हमारे पास एक फैक्ट आ रहा है, इसको इसी तरीके से हमें याद करते चलना है। कुल मिलाकर ये देखा जाएगा कि एक हमारे पास जो आज का हल्द्वानी है उसको हल्दवानी के रूप में जाना जाता था, उसको हल्द्वानी नाम इन्हीं के समय प्रदान किया गया। तो ये विलियम टेल के समय की हम कहानियां पढ़ रहे हैं। जो भी तमाम तरह के प्रशासनिक कदम उठाए गए थे उसको हम इसी क्रमवार तरीके से देख रहे हैं। इसके अलावा जो खच्चर सेना थी, खच्चर सेना, वो किस कमिश्नर के अधीन निर्मित की गई थी? तो उसका भी जवाब हम यही लेंगे कि वो विलियम टेल के समय निर्मित की गई थी। तो खच्चर सेना का जो निर्माण था वो 1822 में किया गया था विलियम टेल के द्वारा। तो बहुत सारे फैक्ट हमने यहाँ पर देखे हैं विलियम टेल से जुड़े हुए, जो बहुत ज़रूरी हैं हमें समझना। इसके अलावा 1824 में विलियम टेल ने ही डबल लॉक सिस्टम का निर्माण किया था। उसका डबल लॉक सिस्टम की पद्धति इन्होंने शुरू की थी, जो रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन से संबंधित चीज़ें थीं और एक्सपेंडिचर से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण चीज़ थी। लेकिन जो फैक्ट्स के रूप में देखा जाएगा तो ये टाइम हमें यहाँ पर देखना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर इसको समझा है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एक जो अनदर फैक्ट हमें यहाँ पर देखना है वो है इस कुमाऊं कमिश्नर से जुड़ा हुआ। तो ये कि इसके समय पर, ये हम समझेंगे कि इसके समय पर 1829 के आसपास लोहे के जो सस्पेंशन ब्रिज होते हैं, लोहे के पुल होते हैं, वो नदियों पर निर्मित किए जाने लगे 1829 में। तो विलियम टेल के अलावा जो परीक्षाओं में प्रश्न हैं वो इन सारे सेगमेंट के अलावा कहीं और से देखे नहीं जाएंगे। तो ये पूरा हमें जो ये पोर्शन है वो अच्छे तरीके से देखना है। इसके अलावा उत्तराखंड में जो है कुमाऊं और जो गढ़वाल का भाग है, इसमें जो डाक व्यवस्था जिसको कहा जाता है, इस डाक व्यवस्था की जो बुनियाद थी वो भी विलियम टेल के द्वारा 1816 तक लगा दी गई थी। डाक व्यवस्था भी यहाँ पर पूरी तेजी के साथ स्थापित हो चुकी थी। इसके अलावा जो कोर्ट फीस थी वो भी विलियम टेल के समय पर ही स्थापित की गई थी, और ये जो कोर्ट फीस थी इसकी शुरुआत 1820 में की गई थी। तो ये हम विलियम टेल और उससे जुड़े हुए तमाम फैक्ट देख रहे हैं।
और एक तो फैक्ट हमने पहले भी देख रखा है, जो ट्रेल पास की बात की जाती है जो बागेश्वर में है, इसको तो हमने पहले ही समझा है। तो ट्रेल दर्रा जिसको कहा जाता है, तो ये तमाम एक तरह से गुच्छे हैं विलियम ट्रेल के प्रशासन से जुड़े हुए तमाम तरह के जो कदम उठाए गए हैं, यही आयोग विभिन्न परीक्षाओं में पूछता है। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से हमें याद करना है। जैसे कि विलियम ट्रेल का कार्यकाल एक सहायक आयुक्त नहीं, एक आयुक्त के रूप में 1817 से 1835 तक माना जाएगा, और 1829 में उनके समय पर लोहे के पुल बनाए जाने लगे नदियों पर। हल्द्वानी का हल्द्वानी नाम हो गया। रेगुलेशन 10 देखेंगे जिसमें कि ट्रेल को फौजदारी मामले मिल गए थे। इसके अलावा 1824 में उन्होंने डबल लॉक सिस्टम इन्हीं के समय शुरू किया गया। 1822 में देखा जाएगा तो ये जो आबकारी विभाग की स्थापना थी 1822 में की गई। इसके अलावा ट्रेल के समय में ही साल की वृक्षों की कटाई पर पाबंदी लगाई गई थी। एक अनदर फैक्ट किसी परीक्षा में पूछा गया था कि खच्चर सेना का गठन किसके समय हुआ था, तो खच्चर सेना का गठन जो है वो विलियम ट्रेल के ही समय हुआ था। तो ये हम खच्चर सेना का गठन देख रहे हैं 1822 में। इसके अलावा कोर्ट फीस ड्यूटी जो थी वो 1820 में शुरू की गई इन्हीं के समय। अल्मोड़ा जेल 1816, पौड़ी जेल 1921 में स्थापना हुई थी। इसके अलावा 1816 में ही इनके द्वारा पूरे के पूरे कुमाऊं और गढ़वाल में डाक व्यवस्था अच्छे तरीके से सुचारू तरीके से लागू करी गई। तो ये तमाम तरह के जो फैक्ट हैं वो विलियम ट्रेल से जुड़े हुए हैं। ये दूसरा हमारा कुमाऊं का प्रशासक था, ये वास्तविक प्रशासक था। इसके समय जो रेवेन्यू पुलिस वाली चीज़ हमने पहले देखी थी, इसको मैंने इससे पहले वाले पोर्शन में दिखाई थी, रेवेन्यू पुलिसिंग, वो एक बहुत ज़रूरी फैक्ट है। 1819 के आसपास उन्होंने शुरू करा था। इनके समय एक हमने जो था 80 साला जो बंदोबस्त था वो भी हमें देखना चाहिए, जो हमने एक तरीके से हमने समझा है 80 साला बंदोबस्त, उसको भी हमने कवर किया है। इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान हमने देखे थे 7 बंदोबस्त करवाए थे। और एक चीज़ हमें यहाँ पर ये देख लेनी है, अगर मैं कहूँ ट्रेल पास को हमने पहले से पढ़ रखा है, तो इस कुमाऊं कमिश्नर से जुड़ी हुई एक चीज़ जो हमें देखनी है कि जो पूछी जा सकती है, क्योंकि भूमि बंदोबस्त ब्रिटिश शासन का एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है, और उसको हम देखेंगे कि ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में कितने तरह के बंदोबस्त हुए हैं, कब कब हुए हैं, उसको अलग से देखा जाएगा। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि विलियम ट्रेल ने 1817 में से लेकर 1835 तक कुल मिलाकर 7 बार भूमि बंदोबस्त कराया था। भूमि बंदोबस्त 7 बार कराया था, और इसमें से जो 1823 का था, जिसको हमने पढ़ा था कि 80 साला बंदोबस्त कहते हैं, वो 5 साल बाद कराया था। इसको पंचसाला बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो ये पोर्शन हमने यहां पर कवर किया। अब इसी में एक चीज और मैं यहां पर बता दूं, ये हमारा दूसरा कुमाऊं कमिश्नर भी कंप्लीट होता है। अब यहां पर मैं एक अनदर चीज ये बता दूं, वैसे इसको मुझे अलग से मैं बताऊंगा जब हम संयुक्त प्रांत में देखेंगे कि उत्तराखंड के पोर्शन को जोड़ा जाएगा 1949 में, और उस समय वो उत्तर प्रदेश का भाग बनेगा। तो उत्तर प्रदेश के कई नाम रहे हैं पहले, क्योंकि उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, तो उन नामों को हमें थोड़ा देखना चाहिए। और उत्तराखंड की जो प्रशासनिक परिवर्तन हमें ब्रिटिश काल के दौरान दिख रहे हैं, उस लिहाज से भी हमें वो देखना चाहिए। लेकिन अभी हम यहाँ देखें तो 2 युद्ध हुए हैं, एक 1757 का और 1765। पलासी और बक्सर का ये जो युद्ध है, इसके कारण जो अंग्रेजों के अधीन था बंगाल प्रेसिडेंसी, वो स्थापित हो जाती है। तो मूलतः अंग्रेजों के पास 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, मद्रास और
बम्बई। तो हमें इन दोनों से अभी मतलब नहीं है क्योंकि हम उत्तराखंड को पढ़ रहे हैं। तो बंगाल प्रेसिडेंसी जो उस समय हुआ करती थी उसमें हमने देखा था भूमि बंदोबस्त का मतलब ये है कि उसके अधीन जो भूमि है वहाँ से कितना लगान और किस तरीके से लगान वसूला जाएगा। तो इसी को लेकर अभी हम, ये तो भारत के इतिहास के अंतर्गत का पोर्शन है, 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस जो थे, इन्होंने एक नीलामी बोली या स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था करी थी। अब जैसे जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी का आकार बढ़ता जा रहा था, इसमें अवध के भी क्षेत्र आने लगे थे, इसमें कुमाऊं और गढ़वाल का भी पोर्शन आने लगा था। तो ये हुआ कि बंगाल प्रेसिडेंसी में जो भी नियम कानून भूमि से जुड़े हुए हैं वो कुमाऊं गढ़वाल वाले पोर्शन में लागू नहीं होंगे। तो ये रेगुलेटेड जोन हुआ, इसको कहा गया रेगुलेटेड जोन इसको कहा गया। और जो कुमाऊं गढ़वाल, जो कुमाऊं कमिश्नरी हुआ करती थी, इसको कह दिया गया नॉन रेगुलेटेड जोन कहा गया। और ये हमने देखा था ई गार्डनर जो पहले कमिश्नर थे, उनके समय कुमाऊं कमिश्नरी को नॉन रेगुलेटेड जोन में स्थापित किया गया। कहने का मतलब है कि बंगाल प्रेसिडेंसी, और वहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रशासक था वो गवर्नर था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते थे वो कुमाऊं कमिश्नरी पर लागू नहीं होंगे। कुमाऊं कमिश्नर जो होगा वो स्थानीय तौर पर अपने विवेक के आधार पर प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए तमाम तरह के नियम कानून बनाएगा। तो वही हमने विलियम ट्रेल के संदर्भ में देखा कि वो अपने समय इतने तरह के जो प्रशासनिक दायित्व थे वो इसीलिए निभा पाया क्योंकि उसने स्थानीय जरूरतों, पर्वतीय प्रदेश था वो, तो वहाँ की जो ज़रूरतें थीं उस हिसाब से उसने कानून बनाए और इसी का परिणाम था उसने रेवेन्यू पुलिसिंग भी शुरू करी। तो इसको हमने समझ लिया है कि कुमाऊं कमिश्नर के अधीन जो नॉन रेगुलेटेड जोन कहा जाता है, तो ये नॉन रेगुलेटेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी के रेगुलेटेड हिस्से के अंतर्गत नहीं आएगा। बंगाल प्रेसिडेंसी के द्वारा इसमें उस तरह का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होगा, जबकि यहीं पर स्थानीय कोई कमिश्नर नियुक्त करे जाएंगे और जो कमिश्नर होगा वही यहाँ के क्षेत्र को देखेगा। तो ये छोटा सा बात था जो हमें समझनी थी। अब हम देखते हैं कि विलियम ट्रेल के बाद हमारे पास कौन सा कमिश्नर आता है। तो हमारे पास अब जो तीसरा कमिश्नर है उसकी कहानी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो अगले जो हमारे कुमाऊं कमिश्नर हैं वो कर्नल गोवान जो कि हम देखेंगे कि ये जो विलियम ट्रेल नियुक्त हुआ था 1817 से लेकर 1835 तक, उसके बाद ये एक प्रशासक के रूप में, यहाँ के कमिश्नर के रूप में आते हैं। तो ये एक इसका जो कार्यकाल रहेगा वो बहुत कम समय तक रहेगा। 1836 से लेकर 1838 के बीच में ये प्रशासक के रूप में यहाँ आएगा, इसको हम कमिश्नर मानेंगे। और ये कुमाऊं का पहला सैन्य कमिश्नर कहा जाएगा। ये पहले सेना में था, ब्रिटिश सेना में, तो वहाँ से ये आया था। ये सिविल सेवा से नहीं, सेवा से इसको नहीं नियुक्त किया गया था।
तो ये सैन्य क्षेत्र से इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो सैन्य क्षेत्र थी। तो सैन्य क्षेत्र से कर्नल गोबान को नियुक्त किया गया कुमाऊं कमिश्नर के रूप में। इसका कारण क्या था कि उस समय देखेंगे कि हमारे पास रेगुलेटेड जोन हुआ करता था और दूसरा नॉन रेगुलेटेड जोन, और इसी में हमारा कुमाऊं मंडल आता था। तो चूंकि अब रेगुलेटेड क्षेत्र भी बढ़ते जा रहे थे, बंगाल प्रेसिडेंसी का विस्तार होता जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो लोग थे वो सिविल सेवा से आते थे, तो उन्हीं को महत्वपूर्ण रेगुलेटेड क्षेत्र में दायित्व दे दिया जाता था। तो अब इस नॉन रेगुलेटेड जोन के लिए जो अधिकारी थे हमारे पास ब्रिटिशर्स के पास, वो कम हो रहे थे। तो इसीलिए एक कर्नल गोबान को नियुक्त कर दिया गया जो कि सेना से जुड़ा हुआ था। तो इसके पीछे की कहानी यही थी। तो ये सैन्य कमिश्नर हुआ करता था जो विलियम ट्रेल के बाद नियुक्त हुआ, चूंकि इसे सिविल प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था, इसे सिविल प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था। तो प्रशासन, इसके समय का प्रशासन जो था वो खराब स्थिति में हो गया था। तो प्रशासन बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें खराब दिखाई देता है। और थोड़ा इसको हम ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा ये अत्याचारपूर्ण भी माना जाएगा। तो जो बेहतर का काम विलियम ट्रेल के समय किया गया था, उसको एक तरीके से खराब करने का जो कार्य था वो कर्नल गोबान के द्वारा कर दिया गया, क्योंकि वो सैन्य अधिकारी था, उसको किसी तरह के प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन का कोई अनुभव नहीं था। तो वो हमने यहाँ पर देखा है, सिविल प्रशासन का कोई अनुभव उनको नहीं था। तो इस तरह से जो एक खराब स्थिति हमें देखने को मिली थी, किसके समय की बात की जा रही है ये, तो ये बात हो रही है हमारी कर्नल गोबान के समय की। तो उसी समय हम देखेंगे कि एक अब इन्हीं के समय एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में हुआ करता था, उसके एक सदस्य हुआ करते थे। और ये जो सदस्य थे ये 1833 से लेकर 42 तक रहे थे, और इनका नाम था सर मार्टिन्स बर्ड। तो ये जो सर मार्टिन्स बर्ड थे, इनकी एक भ्रमण यात्रा हुई, और इस यात्रा के दौरान इन्होंने कुमाऊं की इन्होंने भ्रमण यात्रा करी। अल्मोड़ा ये आए थे और इन्होंने ये देखा कि जो सर मार्टिन्स बर्ड था, जो भ्रमण यात्रा पर आया, उन्होंने ये देखा कि जो कमिश्नर है ये गोबान, ये किसी तरह के प्रशासनिक दायित्व को लेने के काबिल नहीं है, इसको बिल्कुल हटाया जाना चाहिए। और इनकी भ्रमण यात्रा, क्योंकि खुद ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सदस्य थे, तो इन्होंने तुरंत इस बात को बंगाल प्रेसिडेंसी में पहुंचाया, और इस भ्रमण रिपोर्ट के आधार पर जो कि ये 1838 कहा जा सकता है, 1838 में एक नया, या इसको कह सकते हैं ये जो भ्रमण रिपोर्ट थी, इसमें इन्होंने, हम कह सकते हैं भ्रमण रिपोर्ट में इन्होंने 16 पॉइंट गिनाए थे। और वो 16 पॉइंट में से एक पॉइंट ये था कि
कुमाऊं कमिश्नरी को रेगुलेटेड कमिश्नरी के समतुल्य स्थापित कर दिया जाए। मतलब अभी तक ये नॉन रेगुलेटेड कमिश्नरी के रूप में रहा था और इसी वजह से बंगाल प्रेसिडेंसी का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण यहाँ नहीं था। तो अब इसको दूसरे मैदानी कमिश्नरियों के समान रेगुलेटेड कमिश्नरी में परिवर्तित करने का जो दायित्व था, ऐसा किए जाने का काम इस भ्रमण रिपोर्ट में उसकी अनुशंसा की गई थी। तो बाद में जो अब ये बात थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी के पास पहुंची और बंगाल प्रेसिडेंसी ने दो काम किए। तत्काल प्रभाव से 1838 के अपने आदेश के माध्यम से तो तत्काल प्रभाव से जो कुमाऊं कमिश्नर थे जिनका नाम है कर्नल गोबान, तो इनको कहा जा सकता है 1838 के आदेश से कुमाऊं कमिश्नर कर्नल गोबान को हटा दिया जाता है और दूसरी तरफ अब यहाँ पर 1939 में एक नया रेगुलेशन लाया जाता है जिसके तहत इसमें जो प्रशासनिक कार्य हैं वो रेगुलेटेड जो जोन था उसकी तरह पर किया जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण, इसको 1839 समझें, 1839। तो एक तरीके से अभी जो हमने पूरा समय देखा है 1815 से लेकर 1839 तक का, वो रहा था, या इसको 1838 कह दिया जाए, वो एक अलग दिशा में रहा था। अब जब 1839 आ जाएगा तब ये एक अलग फॉर्मेशन में आगे बढ़ेगा। तो हम ये समझते हैं कि ये हमारा बंगाल प्रेसिडेंसी है, ये हमारा अवध का पोर्शन है और यहाँ पर हमारा कुमाऊं कमिश्नरी हुआ करता था जो कि बिल्कुल नॉन रेगुलेटेड था। और यहीं पर 1836 में हम देखेंगे, 1836 में एक नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बना दिया जाता है। तो ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के किस रूप में यहाँ पर रेगुलेशन था और इसी के समतुल्य बनाने के लिए कुमाऊं के रीजन को भी रेगुलेटेड क्षेत्र बनाया गया 1839। तो इस नए आदेश से निर्मित होने वाला जो पहला कुमाऊं कमिश्नर होगा वो होगा लुसिंगटन। तो इस तरीके से प्रश्न किस तरह से हमें घूमते हुए नजर आएंगे कि पहला कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर, वास्तविक कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल और लेफ्टिनेंट कर्नल गोबान के बाद जो आदेश आरोपित होता है नया 1839 का, जिसमें रेगुलेटेड आदेश था वो, और उसके अधीन निर्मित होने वाला जो नया कुमाऊं कमिश्नर होगा वो लुसिंगटन होगा। तो अभी तक हमने कुमाऊं कमिश्नरों की जो कहानी पढ़ी वो हमने 3 कुमाऊं कमिश्नर देखे और उन 3 कुमाऊं कमिश्नर में हमने ई गार्डनर देखा जो कि 1815 से 9 महीने तक ही रहता है। दूसरा हमने विलियम ट्रेल देखा जो कि 1817 से लेकर 1835 तक रहता है। और तीसरा हमने कर्नल गोबान के समय की कुछ चीज़ों को देखा और कर्नल गोबान 36 से 38 तक रहता है। तो ये 3 हमने कुमाऊं कमिश्नर को यहाँ पर अच्छे से फॉलो कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लुसिंगटन
बैटन और हेनरी रैमजे, ये 3 जो बड़े प्रशासक रहे हैं, कुमाऊं कमिश्नर रहे हैं, उनके समय को भी देखेंगे। और इसके अलावा जो बचे हुए कुमाऊं कमिश्नर्स हैं उनके समय पर जो भी 1-2 चीज़ें हुई हैं उनको हम कवर करके इस पूरे चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर को मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।